हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं भूगोल का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके बिहार बोर्ड 2025 में सीधे ही देखने को मिल सकता है। तो इसे बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना ही देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत के किस भाग में जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार है, यानी किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का ज्यादा विस्तार है ये बताना है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, यानी हम लोग उत्तर भारत में है। बिहार क्या है, उत्तर भारत में आता है। तो हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में एक सकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार थोड़ा थोड़ा है राजस्थान में और गुजरात में भी है। ठीक है, उसके बाद है कि पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा कृष्णा उसके बाद है कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण इसी जलोढ़ मृदा से हुआ है। जो नदियों द्वारा नई नई मिट्टी लाया जाता है जिसमें बहुत ही उर्वरता शक्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है महानदी है, उसके बाद गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ मृदा से ही हुआ। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना विश्व की घाटी परियोजनाओं में विशालतम कही जा सकती है। यानी जो नर्मदा घाटी पर परियोजना चल रहा था वो क्या था, विश्व की घाटी परियोजनाओं में विशालतम कही जा सकती है, यानी सबसे विशाल कहा जा सकता है, विशालों में शामिल हो सकता है सबसे ज्यादा। इस नदी पर 29 बड़े, 450 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव है। यानी जो नर्मदा नदी है वहां पे 29 को बड़ा बांध बनाया जाएगा, 450 मध्यम बांध बनाया जाएगा और 3000 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि सरकार कर रही है अभी। लेकिन इन बांधों से लगभग 3000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। यानी जो बांध बनने वाला है इतना 29 और उसके बाद है 450 और 3000 बांध जो बनने वाले हैं उनसे 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। तथा मध्य प्रदेश में 1.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकता है। यानी जो मध्य प्रदेश में 1.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकता है। यानी जो बिजली पैदा होगा उससे गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहुत क्षेत्र क्या हो सकता है, यानी कि सिंचित यानी कि सिंचाई किया जा सकता है। परंतु यह खुद में यह दुखद है, परंतु यह दुखद है कि इन बांधों तथा जलाशयों के निर्माण से मध्य प्रदेश के 480 गांव जलमग्न हो जाएंगे। यानी जो बांध बनाया जाएगा उससे 180 गांव क्या होंगे, जलमग्न, यानी कि इन गांव में पानी घुस जाएगा। इन गांव में क्या हो जाएगा, पानी घुस जाएगा, इसमें लोग रहने लायक नहीं रह जाएंगे यहाँ के। और यहाँ के लोगों को 480 गांव के लोग जो है उनको दूसरी जगह जाना होगा। तथा 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति तथा लगभग 18 लाख में मवेशी विस्थापित होंगे। यानी जो बांध बनाया जाएगा उससे 480 गांव जलमग्न यानी कि पानी से भर जाएगा और 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति वहां से जाना पड़ेगा उनको। और लगभग 18 लाख मवेशी यानी जो जानवर है 18 लाख, उनको वहां से क्या होगा, जाना पड़ेगा। यही नहीं 50,000 हेक्टेयर सुरक्षित वन भी नष्ट होंगे।
यानी जो 50,000 हेक्टेयर में वन है अभी, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसीलिए हो रहा था। इसलिए इस परियोजना का विरोध भी होने लगा है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में इसका जोरदार विरोध किया जा रहा है। यानी जो बांध बनाने का फैसला है उसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा रोका जा रहा है। क्यों क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि 480 गांव जलमग्न हो जाएंगे, 1.5 लाख लोग विस्थापित होना पड़ेगा उनको, और 18 लाख मवेशी वहां से जाना पड़ेगा, और 50,000 हेक्टेयर सुरक्षित वन भी नष्ट हो जाएंगे, यानी कि वन रहेगा ही नहीं, सूख जाएगा पूरा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि खनिज एक बार निकाल लिए तो उसके बाद उसे फिर नहीं बनाया जा सकता है। वह जब बनेगा तो लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार बनता है। ठीक है, माने कि उसका यूज करने के बाद उसे फिर निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, अतः इनका संरक्षण भी आवश्यक है। इनका संरक्षण क्या है, आवश्यक है। निम्नलिखित उपायों द्वारा खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन किया जा सकता है। यानी जो निम्नलिखित नीचे उपाय दिए गए हैं उनसे खनिजों का संरक्षण किया जाएगा और प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में है कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। यानी जो भी खनिज है उनको वाले पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उनका विवेक से, यानी कि क्या काम है क्या नहीं है, वो देखते हुए उनका उपयोग करना है। उसके बाद है दो दो नंबर 2 नंबर क्या कर रहा है कि कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उनके सस्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग करना है। यानी कि कच्चे माल के रूप में जब खनिज का उपयोग होता है उसके स्थान पर सस्ते थोड़े उसके जगह पर दूसरे वस्तु का उपयोग करना है। ठीक है, प्रतिस्थापनों का उपयोग करना है दूसरे। उसके बाद तीसरा, स्क्रैप का पुनः प्रयोग करना है। स्क्रैप का क्या करना है, पुनः प्रयोग करना है। 4 नंबर में खनिज निक्षेप का पूर्ण संदोहन करना है। यानी जो भी खनिज है उनको जो निक्षेप यानी कि उनको निकाला जाए उनको संदोहन करना है, उनको पूरा तरह से रोक लगाना है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है क्यों? यानी हमारे यहाँ विद्युत से, जल से क्या होता है, विद्युत शक्ति पैदा होती है। तो जो विद्युत आता है वो किससे पैदा होता है, जल से, तो उसका महत्व है हमारे यहाँ। तो यही बताना है क्यों है महत्व। तो चलिए, उद्योगों के विकेंद्रीकरण उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा अन्य कई कारणों से देश के जल विद्युत का बड़ा महत्व है। इसके कई परिणाम कारण है इसके कई कारण है जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो 1 नंबर है कि उत्तम कोयले का भंडारण सीमित होने के कारण इसके संरक्षण की दृष्टि से जल विद्युत का विकास जरूरी है। यानी कि कोयला एक सीमित मात्रा में है, इसका जितना जल्दी उपयोग कीजिएगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसीलिए उसके संरक्षण यानी कोयला को बचाने के लिए जल विद्युत को विकास जरूरी है। यानी कि जल विद्युत का विकास किया जा रहा है, जिससे जल से क्या होगा, टरबाइन चलेगा और उससे क्या होगा, बिजली पैदा होगा। हमारे यहाँ जो लाइट आता है वो बरौनी और इधर वाल्मीकि नगर से आता है, जो किससे आता है, जल विद्युत होता है, यानी जल से पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, जल का उत्पादन कोयले से सस्ता है। जल विद्युत का उत्पादन जो है वो कोयले से माने कि सस्ता है। क्यों है, तो कोयले को निकालने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, लेकिन टरबाइन को नचाने के लिए जल, उस पर पानी जो नदी या नाला का नदी, बड़े बड़े नदी का होता है, तो उस पर गिराया जाता है। और गिराया जाता है तो क्या करता है, टरबाइन को नचाता है। बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उस पर गिरता है पानी और उसको नचाता है। उसके बाद टरबाइन नाचने लगता है तो उसको बिजली पैदा करता है। तो ये सस्ता है, लेकिन कोयलों को निकालना और उसको उसका महंगा होना भी इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है कोयला सीमित क्षेत्र में उपलब्ध है। यानी कोयला हर जगह नहीं मिलता है, कुछ ही जगह है, जैसे झारखंड है वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, जबकि बिजली की मांग पूरे देश में है। यानी कोयला कुछ जगह सीमित है, लेकिन बिजली की मांग है पूरे देश में है, पूरे देश में व्याप्त है। तो उसके लिए जल विद्युत आवश्यक है। जल विद्युत का वितरण
अपेक्षाकृत अधिक दूर तक किया जाना संभव होता है। यानी जो जल से विद्युत पैदा होता है उसको अधिक दूर तक भेज सकते हैं, अधिक दूर तक उसको जलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। यानी पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है भारत में उसका वर्णन करना है। जो पाइपों से तेल आ रहा है या अन्य चीजें आ रही है, गैस आ रहा है, तो उसके परिवहन को क्या करना है, वर्णन करना है हमको। भारत में पाइपलाइन वर्तमान समय में परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में जो पाइपलाइन है वह परिवहन का क्या है, मुख्य साधन है, प्रमुख साधन है। उसके बाद इसके द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। यानी जो कच्चे तेल आते हैं हमारे यहाँ, जो पेट्रोल मिलते हैं, वह विदेशों से मंगाए जाते हैं और विदेश से आने के लिए उसे पाइपलाइन बिछाया गया है। उस पाइपलाइन के द्वारा ही तेल वहां से यहाँ तक आता है। ठीक है, उसके बाद ठोस पदार्थों का घोल बनाकर इन्हें भी ठोस पदार्थ जो है उन्हें घोल बनाकर, यानी कि द्रव के रूप में कर कर उन्हें भी पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। सर्वप्रथम असम से बरौनी तक पाइपलाइन बिछाई गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये याद रखिएगा। सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक जो पाइपलाइन बिछाई गई उसको याद रखना है आपको। असम से बरौनी तक, कहाँ से कहाँ तक, असम से बरौनी तक पाइपलाइन को बिछाया गया। ठीक है, प्रथम बार असम से लेकर बरौनी तक पाइपलाइन बिछाई गई। उसके बाद था उसके बाद उसके बाद पाइपलाइन बिछाई गई। उसके बाद हजीरा विजयपुर। देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्रमुख पाइपलाइन है। क्या है, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर एक प्रमुख क्या है, पाइपलाइन है। गुजरात के गुजरात के सुलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। देखिए, कहाँ से कहाँ तक, कभी कभी पूछ देता है गुजरात के कहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पाइपलाइन बिछाई गई है, तो कहाँ तक, सलाया से, गुजरात के सलाया से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, उसके बाद है एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन परियोजना है ईरान से पाकिस्तान होते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को भारत तक लाने की। यानी एक परियोजना चल रहा है जो ईरान से पाकिस्तान होते हुए कहाँ पहुंचेगा, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस अपने भारत पहुंचने वाला है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद उसके बाद है एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, यानी कि कार्यक्रम 21 क्या है, बताना है। एजेंडा 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 8,000 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। यानी जो एजेंट कार्यक्रम 21 है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था एक, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 8,000 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र है। यानी कार्यक्रम में कैसे क्या है, 8,000 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र है, घोषणा किया गया है जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, कितने कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है, तो 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। कितने पृष्ठ है, तो 800 पृष्ठ है, एक घोषणा पत्र है। और इसे याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।